पॉलिटिक्स। राजीव जी, अगर ये 19% के बल्कि मोटा मोटी 20% का चंक ये दलितों का चला जाता है विपक्षी खेमे की तरफ, तो क्या बचेगा जेडीयू के पास? पता नहीं ये आकलन किस तरीके का है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सरकार हमारी ही बनी, ठीक है, हमारी कुछ सीटें कम हो गई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट और 40 में 30 सीटें एनडीए ने जीती। उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए, चारों की चारों सीटें हम लोगों ने जीती। हमारा केवल एक सीटिंग था, 3 सीटें महागठबंधन की थी। तो मुझे लगता है जब भी विमर्श में हम कई तथ्यों को शामिल करते हैं तो जो ताजा जो परिणाम है उनको भी जरूर विश्लेषण के दौरान लाया जाना चाहिए, पहली बात। नहीं, नुकसान तो लेकिन राजीव जी हुआ कहा तो 40 में से 39 सीटें थी। एब्सोल्यूट क्लीन स्वीप कांग्रेस के पास सिर्फ एक किशनगंज की सीट थी और कहा 9 सीटें घट गई। ये नुकसान तो हुआ लोकसभा चुनाव में इसी नैरेटिव का। और उसके बाद हम लोगों ने चारों की चारों विधानसभा के उपचुनाव सीटों को जीत करके 100% स्ट्राइक रेट भी कायम कर दिया। तो सबसे जो अंतिम परिणाम है उसमें चारों खाने चित हैं। यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हैं। इनकी तो दाल नहीं गली। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत लंबी बात मैं सुन रहा था अखिलेश प्रसाद जी की। हमारे दबाव में, अरे आपको दबाव देने की आवाज बढ़ाइए। आपको दबाव डालने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको तो 6 दशक इस देश की जनता ने दिया, अपराजेय प्रचंड जनादेश जनता ने दिया। इस देश में एक परिवार के 3 प्रधानमंत्री दिए, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, और चौथी पीढ़ी में भी राहुल जी कांग्रेस के सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान नेता हैं। जो आखिरी जो 2004 से जो 14 के कार्यकाल में जब अवसर मिला तो आपने जातिगत जनगणना कराने के बजाय एसीसीसी के जरिए एक सर्वेक्षण कराया और उसके आंकड़े भी आप सार्वजनिक नहीं कर पाए, इसलिए कि आपको चिदम्बरम जैसे नेताओं की कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी, उसको झेलने के लिए आप सक्षम नहीं थे। अब देखिए सवाल ये है, इस देश में 1921 के बाद जातीय सर्वे अगर हुआ तो बिहार में हुआ, और उसके बाद देश में जातिगत जनगणना का अगर फैसला लिया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने लिया। अब मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि बिहार के जातीय सर्वे और जो एनडीए की तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया, उस निर्णय के बाद जो पूरी कुछ बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं, विधानमंडल का प्रस्ताव, सर्वसम्मत प्रस्ताव एनडीए की सरकार में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद जब उन्होंने कहा कि राज्य जातीय सर्वे करा सकते हैं, वो निर्णय भी एनडीए की सरकार में हुआ। लेकिन उसके बाद जब सरकार बदली तो जातीय सर्वे का काम आरजेडी के समय में हुआ। आरजेडी और कांग्रेस को हम इतना ही कह सकते हैं, उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन आंकड़ों पर जो कार्रवाई हुई, चाहे वो बढ़े हुए आरक्षण के दायरे को लेकर के हम लोगों ने कानून बनाया, या उसके बाद 94 लाख आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े परिवारों को 2-2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने का जो फैसला हुआ एक सदस्य, वो फैसला भी एनडीए की सरकार में हुआ। तो नहीं, जातिगत सर्वे राजीव जी, जातिगत सर्वे हुआ नीतीश कुमार की कैप्टेंसी में और जातिगत सर्वे हुआ महागठबंधन की सरकार में। लेकिन नहीं, भाई नहीं, अब आप जिस खेमे के साथ खड़े हैं, पूरी बात मैंने आपको बता दी। ये जातीय सर्वे कराने का निर्णय एनडीए की तत्कालीन सरकार ने लिया, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने मान लिया। सुशील मोदी डेप्यूटी सीएम थे, ठीक है, कैबिनेट में थे, मैंने मान लिया। लेकिन राजीव जी, अब सवाल ये भी तो है कि बीजेपी के बड़े नेता अगर खुलेआम ये हुंकार भरेंगे कि हमें तो अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बनाएगी। मुझे ऐसा लगता है गरिमा जी, उसके बाद उनका जो बयान आया, उस बयान को भी दिखला दीजिए ना। विजय सिन्हा जी ने अपने बयान की सफाई भी दी, और अंततः जब ये राहुल गांधी को
इस बात की आजादी है कि अपने बयान बदल सकते हैं, हाँ। अखिलेश प्रताप को आजादी है, हाँ। तो क्या महापाप किया है एनडीए के नेताओं ने कि उनके बयान अगर उन्होंने अपनी सफाई दी तो उस सफाई की चर्चा हम नहीं तो करें? जेपी नड्डा ने तो सफाई नहीं दी राजीव जी। देखिए भाई कुल मिलाकर एक सेकेंड, अगर मुझे ये एक दलित, हाँ अगर मुझे ये एक बात दलित बताइए, सेक्शन मैंने 20% तो का ग्रैब कर ले गए, गरिमा जी, हाँ इंडिया ब्लॉक के लोग, बुनियादी तौर पर जिस पार्टी को हाँ 6 दशक मिले और आरजेडी जातीय सर्वे करा सकती थी बिहार में 90 से 2005 में, लेकिन मैं कुछ और चीजें जोड़ना चाहता हूं कि अपने समय में ये पंचायती व्यवस्था में भी महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे पाए थे। हाँ नहीं, मैं ये बात मान ली राजीव जी, एक सेकेंड भाई, आपने 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2007 में आपने एक क्लास क्रिएट कर दी महादलित की, आपने खूब सौगातें भी दी, आपको वो वोट बैंक भी मिला, लेकिन अब चिराग पासवान अगर खड़े हो गए कैंडिडेट के तौर पर तो दलित वोट बैंक में बिखराव होगा। इधर राहुल गांधी निकले हुए हैं संविधान का आरक्षण का नैरेटिव लेकर, तो बचेगा क्या? अधिकार है, आप किसका कैसे विश्लेषण करें। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि 2 ऐतिहासिक फैसले, हाँ। और दोनों फैसले बिहार में नीतीश कुमार जी ने लिए, देश में नरेंद्र मोदी जी ने, और ये अवसर कांग्रेस को भी मिला, ये अवसर आरजेडी को भी मिला। इन दोनों दलों को केवल विपक्ष में शोरगुल मचाना, कोलाहल मचाना, लेकिन ये क्या रेड फ्लैग है राजीव रंजन? मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैंने सुनी आपकी बात, लेकिन और बड़े सम्मान से पूछ रही हूं आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपने क्यों नहीं किया? आप केवल विपक्ष में रह करके सवाल खड़े करेंगे। लेकिन इतने बड़े सोशल जस्टिस के पुरोधा नीतीश कुमार, इतने बड़े सोशल जस्टिस के पुरोधा नीतीश कुमार घटकर कहां पर खड़े हो गए? 43 सीटें, 115 से घटकर रह गई 43 सीट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण विधानसभा और लोकसभा के सदस्य नहीं थे, न संसदीय राजनीति में थे, और न ही उन्होंने कभी चुनाव लड़ा। महात्मा गांधी कभी चुनाव नहीं लड़े। इन दोनों को खारिज कर दीजिए। चुनाव की राजनीति में कभी सीटें घट सकती है, बढ़ सकती है, और मैंने गोई से आपको बताया था कि अगर किसी समूह ने वोट नहीं किया तो क्या उनकी हिस्सेदारी को लेकर के नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया? अब आप बिल्कुल फेयर पॉइंट पर राजीव जी आ गए। एब्सोल्यूट फेयर पॉइंट, एक सेकेंड अब रुकिए ना, ये एब्सोल्यूट फेयर पॉइंट है। यू कैन नॉट इवैल्यूएट एनी पॉलिटिशियन